सबसे पहले बेटा आप एक बात समझो कि प्रोजेक्टाइल के टाइप्स होते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इस वाले केस को पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब बेटा सिर्फ एक, आप ऐसे सोचो कि आप कोई स्टोन, कोई मिसाइल कुछ ऐसे फेंक रहे हो जो अपना मोशन पूरा ग्रेविटी के अंडर करेगी। जनरली बेटा अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करना हो तो मैं कंडीशन चेंज कर सकता हूँ कि आप किसी दूसरे प्लानिट पे हो, एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है, लेकिन जनरली इसका मतलब यही होता है कि अर्थ के अंदर ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हम लोग मोशन करेंगे। बेटा प्लीज इसको एज इट इज नोट करना, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको एज इट इज नोट करना। जब आपका नोट हो जाए मैं आगे बढ़ जाऊंगा बेटा। ये पेज नोट हुआ। और देखो इसमें 4 टाइप की प्रोजेक्टाइल है। सबसे बेसिक वाले को सबसे अच्छे से पढ़ना, इसकी सारी कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए, ऑल द कंडीशन, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में ये वाला, ये वाला और ये वाला रेयर पूछा जाता है और ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बेटा आप जब भी किसी एग्जाम का पैटर्न देखोगे तो दे आर मोर कंसर्न्ड कि बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं। वो उसमें आपको थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं देखना चाहते कि बच्चे को बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस पता है कि नहीं, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि एक सिंपल केस में भी बच्चा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है कि नहीं। तो ये वाला केस सबसे ज्यादा आता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल वाला। दिस इज मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले इसी हिसाब से पढ़ना। बेटा क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया? सर 2 मिनट सर। हाँ टेक योर टाइम। बेटा मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ। 11th 12th में जो बच्चा खुश रह के पढ़ता है ना, उसकी एफिशिएंसी एटलीस्ट 20% हाई रहती है, जो भी खुशी खुशी पढ़ता है। आओ देखते हैं कि हमें इसमें उम्मीद क्या क्या है, हमें क्या सीखना है एक्चुअली में इसमें। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ वी विल सॉल्व प्रोजेक्टाइल क्वेश्चंस। बेटा आपने देख लिया इतना? यस सर। हाँ देखो बेटा, हमारी किसी भी प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा, या आप ऐसे हेडिंग ही डालना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। आप ऐसे लिखना कि हम लोग क्या करेंगे। आप लैंग्वेज में लिखो बेटा, कई बार लैंग्वेज में लिखने से बच्चे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ब्रेक द मोशन इन टू सेपरेट 1D। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ बेटा। मतलब अगर मैं कोई चीज आपको 2D में दे रहा हूँ, बेटा प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना, कि मैंने एक पत्थर को u वेलोसिटी से फेंका है और वो पत्थर ऐसे करके जा रहा है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखो, 2D हम उसको कहते हैं जो एक प्लेन में होता है, जैसे XY प्लेन में। इस प्लेन में पत्थर ऐसे जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के इसको 2D में नहीं पढ़ूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैं x को सेपरेटली पढ़ूंगा और y को सेपरेटली पढ़ूंगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? बेटा लॉजिक समझिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ब्रेक द मोशन इन टू सेपरेट 1D। हम x को अलग डील करेंगे, y को अलग डील करेंगे, यानी इस 2D को हम दो 1D में बन देंगे। 2 1D, एक x वाला और एक y वाला। और वो कैसे करेंगे बेटा? देखो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बोला, मुझे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आप लोगों से चाहिए कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसके 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। पास वाला कॉस थीटा, या आप अभी देख लो जैसे डिट्टो इसको कॉपी सम कर लो कि अगर कोई वेक्टर दिया है तो एक्स की तरफ कॉस थीटा और वाई की तरफ साइन थीटा। ठीक है बेटा? तो अगर मान लो मुझे उन्होंने प्रोजेक्टाइल दी है
कि एक पत्थर को, सिंपल वाला सोच लो, एक पत्थर को ऐसे फेंका जा रहा है। बेटा देखो प्रोजेक्टाइल में ना तुम्हें पता है एक फीलिंग क्या लेनी है कि भाई मुझे एक इनिशियल वेलोसिटी दी रहती है और कोई नहीं होता। बेटा स्टेटमेंट पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, ओनली फोर्स इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ यही आपके ऊपर लगने वाला आपका एक्सेलरेशन होता है, जो क्लास 9th में पढ़े थे ना, वही वाला बेटा। ग्रेविटी इज द ओनली एक्टिंग फोर्स। इसका मतलब ये है कि टेक्निकली ये मेरा डायग्राम है कि मेरे को इनिशियल वेलोसिटी u दी गई, ये मैंने x एक्सिस माना और ये मैंने y एक्सिस माना, और हर तरफ मेरे पास एक्सेलरेशन g था नीचे की तरफ। चाहे मैं कहीं भी चले जाऊं, तुम यहाँ पे भी पहुंचोगे, तुम्हारी वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल होगी पर एक्सेलरेशन ऐसे होगा। तुम यहाँ पहुंच जाओगे, तुम्हारी वेलोसिटी पाथ के टेंजेंशियल होगी बट एक्सेलरेशन ऐसे होगा। धरती हमेशा नीचे ही खींचेगी बेटा, धरती हमेशा नीचे खींचती है। अब इसी चीज को 1D में बदलने के लिए हमको कुछ वेरिएबल्स चाहिए। जैसे मान लो तुमने x में देखना चाहते हो, तो तुम बोलो सर ये वेलोसिटी इनिशियल थी, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा। बेटा देखो x कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, जो भी गिवन वेक्टर है उसका cos थीटा ले लो। यानी मैं बोलूंगा हमारा ux इनिशियल वेलोसिटी इन x विल बी u cos थीटा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी इन y विल बी u sin थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने इस स्टेटमेंट को यूज किया, ब्रेक द मोशन इन टू सेपरेट 1D। मैंने 2D मोशन को पहले इनिशियल वेलोसिटी इन x निकाली, फिर इनिशियल वेलोसिटी इन y निकाली। अच्छा तुम मुझे बेटा बताओ, क्या धरती कभी x में खींचती है? आप खड़े रहते हो और आपकी ये क्या कहते हैं, आपकी बॉडी ऐसे शेक करती है क्या? बेटा नहीं ना, क्योंकि इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, सारा फोर्स ऐसे लगता है। यानी हमारा बेटा फोर्स नहीं लगना मतलब एक्सेलरेशन नहीं होना। हमारा x में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। और हमारा y में एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? लेट अस से कि तुमने ऊपर प्लस y माना है, तो हमारा एक्सेलरेशन आता है -g। आप चाहो वेक्टर की इज्जत करते हो तो -gj लिख लो, आप वेक्टर की इज्जत करते हो तो ux में u cos थीटा i लिख लो, uy में u sin थीटा j लिख लो। क्योंकि uy लोगे तो बेटा इस तरफ आ जाएगा uy, और ux लोगे तो इस तरफ आ जाएगा। बेटा क्या यहाँ तक तुमने नोट किया? टेक योर टाइम एंड नोट डाउन दिस बेटा। बिल्कुल प्यार से मैंने आपको क्या बताया, अब तक आपको बताई गई चीज में बेटा हर पॉइंट आपको समझना है कि वेक्टर क्या। आपको लग रहा है कि मैंने आपको ये लाइन लिखवाई, बेटा याद रखना किसी भी 2D को हम ऐसे कर सकते हैं कि 1D हमें 9th क्लास का आता हो, 9th क्लास वाला बेटा, और हम फिर रिजॉल्विंग जानते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब होता है किसी वेक्टर को x में लिखना और y में लिखना, यानी उसको किसी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अलोंग तोड़ना। मैंने इसको x के अलोंग तोड़ा, फिर उसके जो परपेंडिकुलर था उसके अलोंग तोड़ा। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन हमने लिखी कि जहां पे सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये 4 बेसिक अलग अलग केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे ज्यादा आपको बेसिक प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से लेके हर कंडीशन याद होनी चाहिए, जिसमें बेटा ये सब ये पता है, ये सब वॉर साइंस है। आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि जो कभी भी साइंस डेवलप होती है वो कभी ना कभी टफ कंडीशन में होती है। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, या उससे पहले जितनी वॉर्स हैं उसमें साइंस ज्यादा डेवलप हुई है। तो बेटा प्रोजेक्टाइल की थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है? आप सोचो ना, आप किसी रेंज से मिसाइल फायर कर रहे हो, मतलब किसी जगह से, और आपको ये तक नहीं पता वो कितनी दूर जाके गिरेगी, रेंज क्या होगी, तो बेटा फायदा ही क्या हुआ। इंडिया के बारे में थोड़ा जानते हो बेटा? इंडिया की जो अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर तक जाती है। मैं बस आपको बेटा इंटरेस्ट के लिए सब बता रहा हूँ कि देखो, हमें एक सिंपल सी चीज पढ़नी है कि हमने एक पत्थर को फेंका, वो गिर कैसे रहा है, उसमें क्या क्या चीज होती है। बेटा ये पॉइंट नोट हो गया कि फर्स्ट स्टेप क्या है? मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवाऊं बेटा? Yes, sir. आप सिर्फ इतना लिख लो, सॉल्व मोशन सेपरेटली। नोट्स बेटा बहुत अच्छे से बनाओ। 11th 12th में कोई भी बच्चा बुक से नहीं पढ़ता, वो हमेशा अपने नोट से पढ़ता है, अगर उसको अपना बेस्ट देना है तो। मैं आपको यही चीज डायग्राम फॉर्म में बताऊंगा। कनेक्ट एक्स एंड वाई इक्वेशन
विथ टाइम। यही 3 स्टेप है बेटा, आई होप आप लोगों ने लिख लिए हैं। लिख लिया बेटा? सर 2 मिनट सर। ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवाया है। अब मैं आपको, और बेटा देखो सिंपल भाषा में मैं ये सिखाता हूँ, कभी भी मोशन आए एक्स में तोड़ो वाई में तोड़ो, यू एक्स निकालो यू वाई निकालो, और फिर बच्चों वाली कंडीशन बता दो कि सर एक्स में पता है इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन देख रहे हो कांस्टेंट है, ऑब्जर्व, यहाँ पे एक बच्चा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वो बच्चा बोलेगा सर फिर तो मेरे बच्चों वाली सारी इक्वेशन लगेगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और आपका v माइनस यू इक्वल टू बेटा 80, सब बच्चों वाली इक्वेशन लगेगी जो क्लास 9th में पढ़ते थे। बेटा आगे बढ़े। यस सर। अब प्लीज बेटा ये डायग्राम जरूर बनाना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको मोशन विजुलाइज भी हो रहा है। आपने एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दी ऐसे, बेटा कभी इस तरफ नहीं जाएगी इस पाथ के अलॉन्ग, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है नीचे, तो वो ऐसे हो जाती है। अब बेटा मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मान लो मैंने यहाँ ओ बोला, यहाँ वाले मैंने ए बोला और यहाँ बी बोला, तो कभी भी जैसे तुम कोई चीज को थ्रो करते हो तो कितनी दूर वो जाके गिरा, तो ओ भी हमारा रेंज कहलाता है। कुछ टर्म समझ लो, ओ भी हमारा रेंज कहलाता है, कितनी दूर वो जा रहा है। ठीक है बेटा? टी मतलब कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा मतलब ओ से लेके ए होते हुए बी तक जाने के लिए। मान लो मैं यहाँ पी लिख रहा हूं, तो जो एपी होगा दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। आपको पढ़ते वक्त ऑब्जर्वेशन ज्यादा करनी होती है। आपको पता है बेटा ये वाला चीज ओ ए पी ऐसे लिखना, ओ ए पी इज टोटली आइडेंटिकल विथ आपका बी ए पी, कोई भी अंतर नहीं है बेटा। मान लो मैंने बोला इस हाइट पे स्पीड 30 है, तो ये इतना सिमेट्रिकल होता है कि बस इतना अंतर आता है कि यहाँ नीचे की तरफ 30 होगी, सब कुछ सेम होगा बेटा, सब कुछ सेम होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। एवरीथिंग विल बी सेम, जो तुम सोच सकते हो, सेम हाइट सेम वेलोसिटी। ये पूरा पूरा सेक्शन, यानी सर अगर मैं यू से लॉन्च किया हूं, हाँ बेटा तुम यू से ही गिरोगे। एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। हर चीज जो तुम सोचोगे इट विल बी आइडेंटिकल। अब चलो पहले कुछ टर्म और सीखते हैं। अगर तुमको ये मोशन एक्स और वाई में सेपरेटली देखना है, तो जो बच्चा एक्स में देख रहा होगा उसको ऐसे दिख रहा होगा। जो बच्चा बोलेगा कि सर मैं एक्स के लिए जिम्मेदार हूं, उसको ऐसे दिखेगा, ओ ए कॉमा पी, उसको सिर्फ ये दिखेगा इस तरफ वेलोसिटी यू cos थीटा थी और इस तरफ एक्सेलरेशन 0 है एक्स में। उसके लिए जिंदगी बड़ी आसान है। जो बच्चा वाई में देख रहा है, अच्छा तुमको एक्स में देखना हो ना, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बेटा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉर्च लगाओ बहुत ऊपर, और ये देखो जब पार्टिकल जहां भी होगा उसकी शेडो कहाँ बनेगी, एक्स पे। देखो एक्स पे शेडो कहाँ, यहाँ बनी, एक्स पे शेडो कहाँ, यहाँ बनी। उस शेडो की मोशन पे ध्यान दो। जब एक पार्ट, बेटा रियल पाथ यही है ओ ए बी, दिस इज रियल पाथ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, दिस इज रियल पाथ। हम इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे। जो ये पाथ है जो एक्चुअली में ट्रेवर्स्ड होगा, ऐसे 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 ऐसे, अगर मैं ऊपर एक टॉर्च जला के बहुत बड़ा इसकी शेडो देखूं, तो मुझे ये वाला पाथ दिखेगा अपना एक्स वाला। और अगर वही टॉर्च मैंने यहां जलाया वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो अब मुझे शेडो कुछ ऐसे दिखेगी कि एक पार्टिकल को मैंने, बेटा आपको पता है ये एंगल थीटा है, तो ये वाली वेलोसिटी यू साइन थीटा हो जाएगी। एक पार्टिकल को मैंने ओ से यू साइन थीटा वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका,
वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम हाइट रीच कितनी होगी बेटा? आप एक बार ये सोचना कि अगर यहाँ से टॉर्च है तो जब तुम यहाँ पे होगे तो तुम्हारी इमेज यहाँ बनेगी, जब तुम यहाँ पहुंचोगे तो इमेज यहाँ बनेगी। इसके हिसाब से सोचना कि बहुत बड़ा टॉर्च जला रखा है और मैं शैडो को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप शैडो ऑब्जर्व करोगे ना, आपको लगेगा ओ से वो ए तक गया, फिर वो उसी जगह से पलट के ऐसे आने लगा, जैसे नॉर्मल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे ना बेटा, ओ ए बी। तो आपको एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा? एक्स में इस तरह से, और अंतर क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमें कंसीडर करना है -g। इतना नोट हो गया बेटा? आप बेटा देखो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, हर चीज की हेडिंग डालना सीखो। मतलब अगर आप एक्स में देखोगे तो ये डायग्राम बनेगा, और वाई में देखोगे इसके ऊपर ऐसे डालना। सपोज ये टॉपर बच्चा है, इसका नाम टॉपर ही है। हाउ टॉपर सीज मोशन इन एक्स एंड वाई। बेटा यहां तक हो गया तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं बेटा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसको आगे पढ़ें। बेटा यहां तक समझ आ रहा है? कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया हो बेटा, आप मुझे बोल सकते हो। आप खुद सोचना ना कि बेटा जब मैंने एक बच्चे को कोई मतलब नहीं कि एक्स में क्या चल रहा है, वो सिर्फ हाइट देख रहा है, तो हाइट देखने वाले बच्चे को मोशन ऐसा ही दिखेगा, वाई। सोचो एक बच्चा यहाँ खड़ा है और उसको सिर्फ ये देखना है कि भाई वाई में कैसा मोशन हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा बेटा। दिस डायग्राम विल बी कि सर पत्थर ऊपर गया, फिर पत्थर नीचे आया। और पता है सारी चीजें जो मैंने तुम्हें आइडेंटिकल वाली बात बोली है, अगर यहाँ पे जो स्पीड होगी वही स्पीड यहाँ होगी, यहाँ जो स्पीड होगी वही स्पीड यहाँ होगी। अंतर होगा, यहाँ ऊपर जाते वक्त होगी, ऊपर जाती हुई होगी, यहाँ नीचे जाती होगी। बेटा क्या ये बात तुम समझ गए? आगे बढ़े बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया? बेटा इज इट नोटेड? Yes, sir. ओके, थैंक यू बेटा। अब मान लो कि हमें ये चीजें पढ़नी है। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम एक डायग्राम और बनाओ। जब तुम कुछ इस तरह से बनाओ, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि मान लो मैंने तुम्हें बोला है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे है, तो यहाँ पे मान लो इसको तोड़ने पे तुम्हें एक्स में ऐसे मिल रहा है और वाई में 2j मिल रहा है। तो सेम हाइट पे तुमको ये बात समझ आनी चाहिए, एक्स में वही रहेगा, बस वाई में वेलोसिटी वाइज सोचो, वेक्टर के हिसाब से मैं समझाना चाह रहा हूँ, 2j माइनस हो जाएगा। ये डायग्राम जरूर बनाना, इससे तुम्हें समझ आएगा। और ये वेलोसिटी वाइज है बेटा, मतलब कभी भी सेम हाइट पे हर चीज सिमेट्री में रहती है। तुम्हें समझ आए कि y कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा और x कंपोनेंट सेम रहेगा। x कंपोनेंट विल बी सेम, y कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा सेम हाइट पे। ये डायग्राम आपको ये समझाता है कि कैसे ओ ए तक और फिर ए से बी तक, ओ ए से ए बी में क्या चेंज आता है। आइडेंटिकल तो होते हैं, बस चेंज क्या आता है। बेटा इतना नोट कर लिया? अब चलो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। हमको यहां तक ये पता चल चुका है कि एक पार्टिकल को हमें बेसिक प्रोजेक्टाइल पढ़ना है पहले, सबसे बेसिक वाला। और बेटा प्रोजेक्टाइल में हम ये भी सीख रहे हैं कि जनरल 2D मोशन कैसे करते हैं। अगर 2D में पूछा जाता है तो हमारा अप्रोच क्या होता है बेटा। हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे ये लिख सकते थे कि ux है हमारा u cos थीटा, ax है हमारा 0, uy है हमारा u sin थीटा, एंड ay है हमारा -g।
अब अगर मैंने बोला कि बेटा काइनेमेटिक्स में हमेशा हम क्या करते हैं, बेसिक इक्वेशन लगाते हैं, और हम लोग ये समझते हैं कि कभी भी जब हम ये सब बेसिक इक्वेशन लगाएंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो हमको क्लियरली पता है कि एस डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा तुम मुझे एक बताओ बेटा, लेट अस से कि तुमको ये समझ आ रहा है, मुझे बताओ कि एक पार्टिकल y में जब O से स्टार्ट करता है, y के हिसाब से बताओ, और b पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हो जाएगा, O टू b, बताओ बेटा कितना हो जाएगा। यहाँ पे तुमने इनिशियल, बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, y का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस y का इनिशियल कोऑर्डिनेट। बेटा अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई को कोऑर्डिनेट दूं, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो, यहाँ ओरिजिन ले रहा हूँ मैं 0,0, तो तुम बताओ y हिसाब से इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे। अगर मैं r, 0। इस डिस्टेंस को मैं रेंज कह रहा हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे r,0। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रेंज कहा तो y में मेरा फाइनल कोऑर्डिनेट भी 0 है और इनिशियल कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट इन y मुझे 0 मिलती है, यानी मेरा पार्टिकल u sin थीटा से ऊपर जाता है। पहले से हेडिंग ऐसे डालो, हाउ टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, मुझे ये निकालना है कि कितना टाइम लगता है। मैं O से लॉन्च हुआ, मैं ऊपर गया A तक, और फिर मैं A से उसी पाथ पे ऐसे सोचो B तक वापस आ गया। मेरा इनिशियल वेलोसिटी इन y इज गिवन एज u sin थीटा j, मेरा एक्सेलरेशन इन y इज गिवन बाय माइनस gj। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 0, क्योंकि मैं जिस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया हूँ। तो जब मैं ये इक्वेशन लगाता हूँ एस वाई, बेटा याद रखना वेक्टर को x कर रहे हो तो x में डील करो, y कर रहे हो तो y में डील करो, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी। बट हम इस टाइम को बोलते हैं कि b तक पहुंचते पहुंचते टाइम t हो गया होगा, और जनरल मोशन में कहीं पे होगे तो टाइम स्मॉल t रहेगा। तो मैं इसी इक्वेशन में से स्मॉल t की जगह कैपिटल T लिख दूंगा, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब टोटल टाइम जमीन तक लैंड करने के लिए। अच्छा बेटा मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, कई बार बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हमेशा ये रहेगा ओ से लेके बी तक आना। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का टेक्निकली मतलब होता है कितनी देर तुम हवा में रहे। अगर मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग होती इस तरीके से, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है, ये वाला कितनी देर तुम यहाँ पे पहुंचे। क्या बेटा कॉन्सेप्ट समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल मतलब होता है कितनी देर पार्टिकल मेरा हवा में रहा, ना कि ये बेटा अगर ये बिल्डिंग बीच में आ गई तो वो बी तक पहुंचेगा ही नहीं। पर हम लोग सिंपल वाला केस कर रहे हैं, वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ओ से लेके बी तक पहुंचने का टाइम। तो तुम इसको ऐसे लिख लेना, वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर 0। अब तुम इसी में से टी कॉमन निकाल लो, यू विल गेट यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी। बेटा दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा, यानी यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी इक्वल टू 0। देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम माइनस टू यू वाई अपॉन ए वाई। यानी एक बच्चा कॉमन सेंस से इसमें अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेगा तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा 2। यू वाई की जगह आप लिखोगे यू साइन थीटा, ए वाई की जगह लिखोगे माइनस जी, तो आपको सिंपली आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। बेटा क्या आपने यहाँ तक नोट कर लिया? 2 मिनट सर। हाँ बेटा आराम से नोट करो, और बेटा प्लीज साथ में ऑब्जर्व करो। अच्छा सर 2u साइन थीटा बाई जी लिखता है, लेकिन o से a और a से b तो आइडेंटिकल है, यानी मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए t/2 लगेगा, यानी o से a तक का टाइम होगा u साइन थीटा बाई जी। फ्रॉम o टू a मैक्सिमम हाइट रीच करने का टाइम ये होता है u साइन थीटा बाई जी। इसके ऊपर कमेंट करना, t/2 इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट।
बेटा नोट कर लिया? यस सर। अब देखो, मैं जब y को डील किया कहीं पे भी कोई x का कंपोनेंट नहीं आया, कोई भी कुछ भी x का कंपोनेंट नहीं है। बट अगर तुम थ्योरी पे जाके देखोगे तो सर ने क्या लिखवाया था, ध्यान से देखो, सॉल्व मोशन सेपरेटली, कनेक्ट एक्स वाई इक्वेशन विथ टाइम। तो मान लो मेरे को इस क्वेश्चन से टाइम मिल गया कि कितनी देर में पार्टिकल बी तक पहुंचेगा। अब अगर मैं मोशन एक्स में ऑब्जर्व कर रहा होता तो मेरे लिए तो सिर्फ ऐसा होता कि ओ से चला, बीच में कहीं हाईएस्ट पॉइंट आया और फिर बी आ गया, और इस दूरी को मैंने रेंज बोलना है। यहाँ पे मेरी स्पीड u cos थीटा है और मेरा एक्सेलरेशन x में 0 है। तो मेरे लिए रेंज की वैल्यू, रेंज मुझे ऐसा ही दिखेगा जैसे डिस्प्लेसमेंट इन x है, और इसकी वैल्यू होगी ux t, क्योंकि मैंने कैपिटल T टाइम लिया o से b तक जाने के लिए, प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब ax 0 है तो सिंपली r इक्वल टू ux इंटू टी बन जाएगा। ux की वैल्यू तुम्हें पता है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, u cos थीटा, और टाइम की वैल्यू तुमने अभी निकाली 2u sin थीटा बाई जी। तो बेटा ये कितना आ गया रेंज, बेटा जरा ध्यान से देखो, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, चाहो तो आप इस तरह से याद कर लो। एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इज गिवन बाय sin 2 थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इसी चीज में 2 और इनको मर्ज कर दोगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। बेटा आप लोगों ने रेंज निकाल लिया। देखो मैंने इससे x को अलग डील किया, y को अलग डील किया, उनको टाइम से कनेक्ट कर दिया। टाइम सेम है बेटा, पार्टिकल एक ही है ना, तो टाइम हमेशा एक ही रहेगा। बेटा क्या रेंज आप लोगों ने निकाल ली? याद रखना x y टाइम से कनेक्ट करना है। हमने टाइम से कनेक्ट कर दिया। अब मान लो किसी ने तुमसे पूछा होता कि आप मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। बेटा मैक्सिमम हाइट मतलब y की बात हो रही है, मैक्सिमम हाइट मतलब y की बात हो रही है। तो तुम अपने दिमाग में ना डायग्राम जरूर बनाना कि सर मुझे तो सिर्फ 9th क्लास की चीजें आती हैं, तो मैं कैसे करूंगा। बेटा ऐसे सोचो, इनिशियली पार्टिकल ओ पे है और आपने लॉन्च किया। अब ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, किसी भी पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। बेटा अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन वाला, तो ए पे पहुंचने के बाद मेरे पास वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर वाई कंपोनेंट होता तो मैं और ऊपर जाता। हमेशा अगर आप वाई के हिसाब से सोच रहे हो तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यानी वी वाई विल बी 0, और आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई तो हमारा यू साइन थीटा होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू -g रहती है। तो अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो बेटा मैं बच्चों वाले फॉर्मूले भी यूज कर सकता हूँ, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2as, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, एक्सेलरेशन इन वाई, और एस वाई का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। क्यों? मैं उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में निकाल रहा हूँ जब तुम टॉप पे पहुंचोगे, ए और ओ के बीच में। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इसमें इजी क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे, यू वाई मुझे पता है, यानी माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g, एस वाई मेरा डिस्प्लेसमेंट बना। तो एस वाई को
बुक्स में बच्चे जनरली अपने नोट्स में भी एच मैक्स लिख लेते हैं, मैक्सिमम हाइट, और वो बेटा कितनी आ जाएगी बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और जरूरी नहीं कि बेटा तुम ऐसे ही निकालो, तुम अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो कि सर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा इससे भी आंसर सेम आएगा, बस याद रखना टी की जगह आप टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। क्यों बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, आपने सिर्फ वाई यूज किया और आपने क्या देखा कि टी की वैल्यू क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। जब तुम टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा लोगे तो बेटा तुम्हारा आंसर यही आएगा, ओ से ए तक पहुंचने में हाइट कितनी हो चुकी होगी, वाई कोऑर्डिनेट। बेटा यहां तक नोट कर लिया सारा। आप अपने मेथड से भी कर सकते हो बेटा, कोई जो नहीं कि बस आपको याद रखना है कि वाई को वाई में डील करना है, कि आप ये कंपोनेंट सही पुट करो कि आपने इनिशियल वेलोसिटी सही ली, आपने एक्सेलरेशन सही लिया, उस पॉइंट तक अगर आपको फाइनल वेलोसिटी इमेजिन हो रहा है तो वैसे कर दो, फाइनल में से वेलोसिटी नहीं वाइज कर रहे थे, कर पा रहे थे तो तुम्हें टाइम तो पता ही है कितना लगता है, t/2, वैल्यू पुट करो आंसर सेम आएगा। तो बेटा अब तक आपने क्या क्या निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और लेट मी टेल यू ये सारी चीजें कमिट टू मेमोरी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसमें आपको एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं बोलूं आपको याद नहीं करनी है, इसमें सारी चीजें आपको डिट्टो याद करनी है, पूरा याद कर लो बेटा, लिख के इसको फॉर्मूला बना के स्टार्टिंग में बुक्स के ऊपर चिपका देना, और जहां तुम्हारा स्टडी टेबल है चिपका देना, फिर धीरे धीरे ये सब याद हो जाता है। बेटा आगे बढ़े। बेटा नोट हो गया ये वाला पार्ट। Yes, sir. अभी मान लो कि तुमसे पूछा है कि नहीं सर आप हमेशा ऐसे क्यों कर रहे हैं, कि आप मुझे स्पेशल केसेस क्यों बोल रहे हैं, ओ से कभी ए ले जा रहे हैं, ये देखिए ये भी हाईएस्ट पॉइंट है, फिर बी ले गए, बी ले गए तो आपने टोटल टाइम निकाल दिया, रेंज निकाल दिया, मुझे कहीं बीच में रहना है, बीच में क्या होगा, किसी जनरल पॉइंट पे। अगर मैं किसी भी जनरल पॉइंट पे जाऊं तो बेटा प्लीज इसको अच्छे से लिखना बेटा, ये सबसे क्रिटिकल है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम कभी भी किसी जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट 0 0 है ओरिजिन, ये आपका बेटा y है, ये आपका x है। अगर मैंने किसी पार्टिकल को लॉन्च किया है इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा, मैं ये जानना चाहता हूँ जब t सेकंड बीत चुके होंगे तो पार्टिकल का x का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगी वहां पे, x में y में। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा। मुझे ये पता है कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, बट मुझे इस वेलोसिटी को जानना है कि भाई तुम x में कितना हो, y में कितना हो, और तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा एंगल कितना है। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा। हमको क्या क्या फाइंड करना है कि एक प्रोजेक्टाइल के लॉन्च होने के बाद आफ्टर t सेकेंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आफ्टर t सेकेंड, व्हाट इज velocity component after velocity after t सेकेंड। और चलो मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा कितना बनेगा, तो मैं 10 अल्फा निकालना चाहूंगा। अगर आपको वेक्टर की समझ है तो बेटा अगर उस समय v रिजल्टेंट वेलोसिटी है उस पॉइंट पे, जैसे मैं बोल देता हूँ o से, यहाँ m समझ लो, ओ से एम पे, यानी जब तुम एम पे हो तो वी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, तो उस समय की वाई ये कहलाएगी और एक्स ये कहलाएगी। अगर मैं बस वेक्टर को मूव करूं, इसको उठा के मैं यहाँ लेते आऊं, वी वाई को पैरेलल यहाँ बना दूं, तो तुम्हें एक ट्रायंगल सा दिखेगा और ये एंगल अल्फा दिखेगा। तो 10 अल्फा की वैल्यू सबको वी वाई बाई वी एक्स दिखेगी। तो इससे हम अल्फा निकाल सकते हैं, या एंगल विथ हॉरिजॉन्टल उस समय। स्टार्ट करते हैं बेटा।
सबसे पहले अगर मैं x में सोचूं तो x कोऑर्डिनेट को डील करने का सबसे इजी केस है। क्यों? x का मोशन होगा ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बट एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसे पता है कि एक्सेलरेशन इन x इज 0, तो उसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू ux इंटू टी और सिंपली u cos थीटा इंटू टी। बेटा क्या ये बात तुम लोग को समझ आ गई? देख लो बेटा, इज इट क्लियर? अगर मैं y को डील करना चाहूं तो मुझे कैसा दिखेगा? y को अगर मैं डील करूंगा तो मुझे मिलेगा क्यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मतलब बेटा देखो, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मुझे x से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरी y की इक्वेशन लग रही है कि नहीं। तो y की वैल्यू आ जाएगी u साइन थीटा टी। बेटा एक्सेलरेशन की जगह आप g पुट करोगे तो माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। बेटा क्या यहां तक तुमने नोट कर लिया? अब y कोऑर्डिनेट j में होता है, x कोऑर्डिनेट i में होता है। तो तुमसे कोई पूछेगा ना कि आफ्टर t टाइम पोजीशन वेक्टर क्या है, कहाँ पे हो तुम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो आपका आंसर होगा सर पोजीशन वेक्टर होगा मेरा। जैसे OM पूछ रहा है, OM इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर और इसका मतलब सिंपली xi प्लस yj होता है। बेटा क्या बेटा ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? टी टाइम बाद आपसे पूछे कि x में कितना बढ़ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। टी टाइम बाद y में कितना हो चुका है, तो आपका आंसर यही है बेटा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया इतना? बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, थैंक यू बेटा। वैसे बेटा आप एक टीचर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक ऐसे आइसोलेटेड माहौल में बैठ के पढ़ाए जहाँ कोई आवाज नहीं आ रही हो, और वो ऐसा कोशिश भी करता है। बेटा एक टीचर भी आपसे उम्मीद करता है कि आप घर का वो कोना पकड़ोगे जहाँ आवाज कम आ रही है और ऑडियो ऑन रखोगे बेटा। क्योंकि मैं देखता हूँ बेटा, आप बोलना सब लोग चाहते हो लेकिन सबके माइक ऑफ रहते हैं और सब लोग बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन में, फैमिली मेंबर्स आसपास रहते हैं बेटा। बेटा अगर क्या हम लोग क्लासरूम में होते तो कोई आसपास होता क्या? मैं और तुम और ये चौक होता, ब्लैक बोर्ड होता, तुम लोग की कॉपियां होती, तो कुछ वैसा ही माहौल बनाओ जैसे लाइव क्लास का होना चाहिए। तो मुझे पोजीशन वेक्टर मिल गया बेटा। बेटा मैं तुम लोग को ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो तुमको कुछ अजीब अजीब सा देता है। वो बोलता है वेलोसिटी वेक्टर में और पोजीशन वेक्टर में किस टाइम पे एंगल 20 डिग्री निकलेगा। तो तुमको कुछ नहीं करना होता है, तुमको इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर की तरह लिखना होता है, u cos थीटा i u sin थीटा j। यही तो था, वेलोसिटी को x में तोड़ना और y में तोड़ना। फिर बोलेगा किस टाइम पे इन दोनों के बीच में एंगल दिया होगा। अगर तुम्हें एंगल पता है तो तुम a डॉट बी लगा सकते हो कि अगर तुम्हें एंगल पता है तो तुम a डॉट बी लगा के, और कंपोनेंट्स पता है तो तुम ये निकाल सकते हो ए बी कॉस थीटा टाइप का। तो वहां से तुम टाइम निकाल सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में बस पता होना चाहिए। क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी अच्छे से। चलो हम देखते हैं। अभी मुझे देखो, मेरा टारगेट ये था, ये हो गया। अब मुझे Vx और Vy निकालना है। तो एक बच्चा चाहे तो बड़ा ऐसा सोच सकता है कि सर Vx का मतलब होता ही क्या है? यू यू बेटा देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हो ना, तो Vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। बट अब तुम जानते हो कि ए एक्स तो जीरो होता है, तो ये बात अच्छे से नोट कर लेना, कभी भी प्रोजेक्टाइल में एक्स कंपोनेंट चेंज होता ही नहीं है वेलोसिटी का। हर पॉइंट पे इज जस्ट लाइक कि तुमने कोई प्रोजेक्टाइल फेंका, हर पॉइंट पे इसका एक्स कंपोनेंट वही है जो पहले था, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कभी चेंज ही नहीं होता बेटा, कभी भी नहीं। हर पॉइंट पे तुम यहाँ भी पहुंच गए यू कॉस थीटा, तुम यहाँ पे भी हो यू कॉस थीटा, हमेशा एक्स कंपोनेंट वही रहता है जो स्टार्टिंग से था। क्या आप लोगों ने ये बात नोट की? इसको अच्छे से कमेंट फॉर्म में लिख लेना, एक्स कंपोनेंट वी एक्स will remain same। अब अगर मेरे को Vx पता लग गया,
वी वाई कैसे पता चलेगा? बेटा वी वाई के लिए कोई टेक्निक नहीं लगानी है आपको, बस यही फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। आपको बस कंपोनेंट्स का ख्याल रखना है कि आप y में डील कर रहे हो तो y में रखो। बेटा तो वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? यू वाई कितना था? वी वाई वॉज यू वाई प्लस ए वाई टी, पर यू वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा। कितना सिंपल है बेटा, देखो ना, हमको ये स्टार्टिंग से पता है। ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। क्या हमारे लिए ये चीज बहुत मुश्किल हो गई? आंसर है नहीं। हमारा वी एक्स भी आ गया, वी वाई भी आ गया। बस बेटा एक समझदार बच्चा जब वेलोसिटी को लिखेगा ना, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली, तो वो वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख जाएगा कि सर वी एक्स प्लस वी वाई, यहाँ जे लगा लेगा और यहाँ पे आई लगा लेगा, v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे ना व्हाट इज वेलोसिटी एट गिवन टाइम, तो तुम बोलोगे सर मेरी वेलोसिटी आएगी यू यू वी एक्स की जगह तुम यू एक्स लिख सकते हो, यानी यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी। तुमको ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी गिवन टाइम पे। दिस इज द वेलोसिटी फॉर्मूला। वेक्टर को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, वेक्टर आएगा तुम्हें चाटा मारेगा चला जाएगा। वेक्टर को इज्जत दो बेटा, वेक्टर नोटेशन को समझो। भले ही तुम एक्स वाई में कर रहे हो, बट समझना कि एक पार्टिकल तो अकेला एक ही है ना, तो हम उसको तोड़ के पढ़ते हैं कि एक्स में क्या हो रहा है, वाई में क्या हो रहा है, पर रिजल्टेंट तो यही है। बेटा यहां तक नोट कर लिया तुमने? Yes, sir. अब चलो मैं मान लेता हूं कि तुमने नोट किया। अब टीचर ने क्यों बोला कि तुम्हें वेक्टर वाइज पढ़ना चाहिए? जब तुम जेई के क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, कैलकुलेट टाइम, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, कैलकुलेट टाइम एट विच इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम मेक्स 90 डिग्री एंगल, यानी u और v में 90 डिग्री एंगल आना चाहिए। तो बच्चा सोचेगा सर हुआ क्या? अब वो क्या करता है, एक ऐसा डायग्राम बनाता है, वो सोचता है सर ये u है। बेटा कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कोई ना कोई v अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम इमेजिन करना बड़ी बात होती है बेटा। हर आईआईटीएन के अंदर एक अलग बात होती है कि वो पूरा प्रोसेस इमेजिन करता है। वो सोचता है कि हुआ क्या, कि इस क्वेश्चन का लैंग्वेज फॉर्म में तो मतलब समझ आया कि यू और वी में एंगल 90 डिग्री चाहिए, पर क्या उसने वही चीज डायग्राम पे फील की कि एक पत्थर को जब मैं फेंक रहा हूं तो कभी ना कभी तो वो ऐसे भी आएगा। बेटा क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? तो हमें कौन सा टाइम निकालना है? हमें ये टाइम निकालना है कि जब हमारी वेलोसिटी पत्थर को फेंकने के बाद, अगर t इक्वल टू 0 यहाँ पे है, जब हमने पत्थर फेंका तो कितनी देर बाद हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। मेरी बात समझ गए बेटा? क्वेश्चन करें? देखो किसी बच्चे को जिसने अच्छे से नोट्स बनाए हैं उसके लिए क्वेश्चन एक लाइन का है। क्यों? वो बोलेगा सर परपेंडिकुलर का मतलब होता है अगर हम किसी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ v, मैग्नीट्यूड ऑफ u, और बीच का कॉस थीटा। अब मुझे बोला जा रहा है कि v और u में एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी मेरा v डॉट u 0 आएगा। बेटा और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? हम x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करते हैं, y कंपोनेंट को y से करते हैं। तो एक बच्चा जिसने इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिखा रहता कि सर u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, और फाइनल वेलोसिटी को उसने ऐसे लिखा रहता कि सर x कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता है, और y कंपोनेंट के लिए हमारा हो जाता है u sin थीटा माइनस जी टी जे। अब अगर वो x को x से मल्टीप्लाई और y को y से मल्टीप्लाई करके 0 कर दे, डॉट प्रोडक्ट लेना का मतलब x को x से मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई, और हमारा 90 डिग्री की वजह से आंसर 0 आना चाहिए, यानी एक बच्चे का आंसर हो जाता u cos थीटा इंटू यू cos थीटा, x को x से मल्टीप्लाई प्लस y को y से मल्टीप्लाई, यानी u sin थीटा इंटू यू sin थीटा माइनस जी टी इंटू
यू साइन थीटा इक्वल टू 0। बेटा यहाँ को अगर आप इसको घूरोगे तो आपको ये दिखेगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों को अगर मैं यू स्क्वायर कॉमन निकालूं तो मुझे अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और इसको मैं उधर लेके जाऊं तो जी टी इंटू यू साइन थीटा। आप एक यू कैंसिल कर दो और इसको 1 ले लो, तो आपको टाइम आ जाएगा u अपॉन जी साइन थीटा। क्या बेटा यहां तक आप पहुंच गए? तो सोचो अगर किसी बच्चे को वेक्टर वाइज करने की आदत होती तो उसके लिए ये टफ क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का होता। बेटा जो कुछ चीज तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है ना थोड़ा मुश्किल है, बच्चों के लिए स्पेशल केस सबको याद रहता है कि जब 90 डिग्री होता है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बच्चों के लिए एक लाइन में क्वेश्चन आ जाता है बेटा। मेरी बात आप समझे? हो सकता है जो क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे के लिए 20-25 मिनट का हो, एक बच्चा जिसको वेक्टर की रिस्पेक्ट है उसके लिए 2 लाइन का क्वेश्चन हो कि सर कंडीशन ही क्या है, वी और यू को परपेंडिकुलर लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। इतने टाइम के बाद इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। नोट कर लिया बेटा? बेटा इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज आपको सिर्फ ये है कि आपको वेक्टर की रिस्पेक्ट करनी है। बेटा इतना नोट हो गया बेटा? Yes, sir. थैंक यू बेटा, वरना इंसानियत आजकल बची कहाँ है। बेटा कैन यू इमेजिन ए टीचर सेइंग हो गया हो गया हो गया। बेटा देखो इतनी बात समझो, अगर आपको ये नहीं समझ आता है कि टीचर भी इंसान होता है, बेटा नोबडी कैन टीच ए वॉल। इफ यू आर हेयर टू टॉट बाय ए टीचर जो आपको वॉल की तरह पढ़ाए, तो बेटा वॉल का रिजल्ट नहीं आता, याद रखना। बच्चों का आ सकता है, वॉल का रिजल्ट नहीं आता है बेटा। चलो, और बेटा मुझे ये नहीं समझ आता कि आप बाकी टीचरों को कैसे बिहेव करते, मतलब क्या अगर सारी क्लास में आपका बिहेवियर ऐसा है तो बेटा मुझे बड़ा डाउट हो रहा है क्या होगा बेटा इंडिया में। बेटा देखो चलो हमने वेक्टर वाइज सब नोट कर लिया। अब मुझे ये समझ आया कि सर कुछ तो और भी होगा इसमें। बेटा हाँ बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको अगर मैंने बोला कि बेटा, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि बेटा मैंने आप लोगों को ये दिया, ऊपर हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब क्या है? मतलब जो पाथ आपका प्रोजेक्टाइल बनाएगा उसकी एक्स और वाई में क्या इक्वेशन होगी। इसका और मतलब बताता हूँ कि क्या अगर मैं आपको एक्स दूं तो क्या आप वाई निकाल लोगे? अगर मैं आपको एक्स दूं तो क्या आप करस्पॉन्डिंग वाई निकाल लोगे कि हाइट क्या होगी? आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, यू से इनिशियल वेलोसिटी थीटा थी क्या, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 4 मीटर आगे वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्या आप निकाल लोगे? अगर एक्स गिवन है, वाई या वाई से वर्सा। अच्छा ये बताओ अगर एक्स गिवन है तो वाई निकल जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अगर Yes, वाई sir. वाई गिवन है तो क्या मिलेगा बेटा, ये बताओ, सोच के बताना। वाई गिवन है, ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, इमेजिनेशन की इतनी जरूरत होती है। अगर एक वाई दिया है तो उसके लिए कितने एक्स मिलेंगे ये बताओ? क्या आपको 2 एक्स नहीं मिलेंगे एक ही वाई पे? एक ही हाइट पे आपको 2 एक्स की वैल्यू मिलेगी, x1 एंड x2। क्या ये बच्चे बात आप समझ गए? डायग्राम वाइज भी देख लो, सेम हाइट पे हमें 2 बार 2 एक्स मिलेंगे, एक पास वाला और एक दूर वाला। अब आता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की तरफ लेके चलता हूं तुम्हें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज ए सिंपल इक्वेशन ऑफ वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स या एक्स इन द टर्म्स ऑफ वाई। दिस इज, किसी भी जगह पे हम लोग इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं जिसमें हम टाइम एलिमिनेट कर दें। मान लो एक बच्चे ने नोट्स बनाते हुए ये लिखा था कि सर वाई की वैल्यू मुझे पता है यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहती है, और एक्स की वैल्यू मेरी रहती है यू कॉस थीटा टी। वो बच्चा यहाँ आ गया, उसने लिख लिया सर एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी और वाई इक्वल टू, बेटा देखो मुझे ये सारी चीजें इजी लग रही हैं,
उस बच्चे के लिए जो कान खोल के सुन रहा है। क्यों? उसको क्लास के नोट्स याद हैं, उसको पता है कि सर ने लिखवाया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए एलिमिनेट टाइम, टाइम नहीं चाहिए होता है, हटा दो टाइम को। उसको क्लास के नोट्स वो बनाता है, तो उसकी हर चीज कनेक्ट होगी। देखो, हो सकता है कि तुम्हारी ये वाली क्लास में पहली बार ये कॉन्सेप्ट तुम सुन रहे हो, क्योंकि पिछली कुछ क्लास तुमने शायद अटेंड नहीं की थी। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का मतलब होता है कि हम लोग एक्स को, वाई को, जेड को, अगर 3D होता तो इन तीनों को कनेक्ट करते। उसी तरह से प्रोसेस क्या होता है, आप हमेशा टाइम को एलिमिनेट करते हो। तो बेटा अगर मैं टाइम को एलिमिनेट करना चाहूं तो मेरे लिए इक्वेशन कितनी इजी बन जाएगी बेटा, एक्स बाई यू कॉस थीटा, और इसको उठा के आपको यहाँ पुट कर देना है और आपका आंसर आ गया, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह लिखो x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू बेटा पुट कर दो आपकी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू आ गई बेटा, देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका u से u कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका टेन थीटा बन गया, यानी x टेन थीटा माइनस हाफ जी। बेटा मैं ये टर्म अलग लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ऐसा ब्रैकेट जानबूझ के बना रहा हूँ। जिन बच्चों को सही में फॉर्मूले याद होते हैं ना, वो वेरिएबल्स पे गौर करते हैं कि अच्छा वेरिएबल्स क्या क्या थे, एक्स स्क्वायर है, एक्स है। अगर एक प्रोजेक्टाइल फेंक दिया तो थीटा तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी वाला, धरती कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है। तो यानी ये इक्वेशन क्लोजली कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करती है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को कभी भी अगर आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग कहते हैं पैराबोला। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच काइंड ऑफ इक्वेशन इट इज व्हेनेवर यू लॉन्च ए प्रोजेक्टाइल, बेटा किसी भी जगह आंसर आपका पैराबोला ही आएगा। बेटा बात समझ गए? नोट कर लिया इतना? Yes, sir. अब देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमको धीरे धीरे कॉमन सेंस से आती हैं, चलो मैं उनकी बात करता हूं। देखो, मान लो मुझे एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पता है, लेकिन जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, चलो मान लो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें वी एक्स वी वाई पता था। बेटा क्या आप लोग टेन अल्फा निकाल लोगे ना? मैंने इतना आपकी कॉमन सेंस पे छोड़ा था कि मुझे वी वाई पता है, मुझे वी एक्स पता है, तो आपका टेन अल्फा आपने पुट कर लिया होगा ना बेटा। वी वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन, देखो बेटा मैंने यहाँ लिख रखी है वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यू वी सॉरी वी एक्स की वैल्यू बेटा उतनी रहती है, यानी यू कॉस थीटा। तो प्लीज बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा के साथ एंगल कितना बना रहा है। आई होप बेटा यहाँ तक सब नोट किया। लेकिन इसके बाद जब हम लोग चीजें नोट कर लेते हैं, तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या डेवलप होता है, कनेक्ट करने वाला। जैसे मान लो जो चीजों को एप्लीकेशन की तरफ ले जाए। मैंने तुमसे बोला कि बेटा मान लो तुम्हारे हाथ में बॉल फेंकने की स्पीड यू है, मैं चाहता हूं कि तुम सबसे दूर तक बॉल फेंको, मैक्सिमम रेंज। तुम थीटा को वेरी करा सकते हो, यू कैन वेरी थीटा, रेंज कितना आएगा। और बेटा मैक्सिमम रेंज की जगह ऐसे सोचो हेडिंग डालने को, मैं ये कह रहा हूं कि बाई वेरिंग थीटा व्हाट विल हैपन टू आर। मैं ऐसा क्वेश्चन बोल रहा हूं, आर के साथ क्या होगा। एक बच्चा जो समझदार है वो बोलेगा सर मैं तो, मुझे एंट्रेंस निकालना है, मैं तो कॉन्सेप्चुअली मैथमेटिकली पढ़ूंगा कि रेंज का फॉर्मूला आपने लिखवाया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, याद आया ना बेटा, थोड़ी देर पहले निकलवाया था। अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो तुमको नहीं लगता इस चीज को भी मैक्सिमम होना चाहिए? अब यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मैं सिर्फ एंगल वेरी करा सकता हूँ,
तुम बताओ साइन 2 थीटा, किसी भी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है? 1 ना। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? आर मैक्स विल बी यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा रुको बेटा, अगर साइन 2 थीटा 1 है, यानी साइन 2 थीटा कैसा बिहेव कर रहा है बेटा? साइन 90 की तरह। तो अब मुझे बताओ थीटा कितना आएगा? 2 थीटा 90, तो थीटा विल बी 45 डिग्री। और बेटा इसीलिए आपने जेवलिन थ्रो करने वालों को देखा होगा, वो कंधे के ऊपर एक ऐसी पोजीशन बनाते हुए दौड़ते हैं जिसमें एंगल 45 डिग्री बनता है। आप कभी उनका रिलीज देखना। बेटा प्लीज फिजिक्स को चारों तरफ ऑब्जर्व करो। अब कुछ नहीं करना बेटा, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात सोचो, तुम पढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर एक एक रियल लाइफ से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम छत पे जाके एक पत्थर को ऐसे फेंकते हुए देखना, तुमको ये टाइप का प्रोजेक्टाइल ऐसा दिखेगा। ये वाला तो सबने किया बेटा, कैच कैच सबने खेला है स्कूल। बेटा देखो, अनंत काल से जब से स्कूल बने हैं, लड़के जब उनको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, वो बॉल के साथ जाके वहां पे प्लेग्राउंड में कैच कैच खेलते हैं या कुछ करते हैं, भले 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो आप लोग ये सब बातें समझते हो, बट मुझे रियल लाइफ से कनेक्ट करना। अच्छा देखो, अब बच्चे बोलेंगे सर क्या इतना ही सोचना है कि मैक्सिमम रेंज कितनी है? नहीं, टीचर ने इसमें सिखाया है कि थीटा के साथ आर कैसे वेरी कर रहा है। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बेटा? देखो, अगर मैं रेंज के फॉर्मूले को देखूं, रेंज के फॉर्मूले को देखूं, रेंज के फॉर्मूले को देखने पे मुझे आर ऐसे मिलता है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। बेटा मेरी बात समझना, साइन तो साइन ही रहता है, 2 थीटा का मतलब क्या है? जब मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो ये 60 डिग्री का बिहेवियर शो करेगा। जब मैं 45 करूंगा तो जब मैं थीटा को, अगर मैं साइन 2 थीटा का और थीटा का ग्राफ बनाऊं, तो मैं ये देखता हूं कि मुझे कुछ ऐसा बिहेवियर मिलता है। साइन थीटा का ही ग्राफ बनता है, बस एंगल आधा हो जाता है। मतलब मुझे 45 डिग्री पे ये मिल जाएगा, मुझे 90 डिग्री पे 180 डिग्री वाली फीलिंग आ जाएगी। मैं थीटा को 90 पुट करूंगा, ये साइन 180 मान लेगा। क्या आपने मेरी बात समझ ली बेटा? अब हम Yes, sir. इस ग्राफ की क्या वैल्यू मैं बताता हूँ बेटा। आंसर ये है कि रेंज का भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, क्योंकि साइन 2 थीटा इज द ओनली वेरिएबल, बाकी तो कांस्टेंट है। यानी टीचर ये समझाना चाहता है रेंज का ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा। अंतर होगा यहाँ पे 1 की जगह, जैसे साइन 2 थीटा होता तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आती, इस बार मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी लिखोगे और पूरा का पूरा ग्राफ वैसे ही बनेगा। अब तुम बोलोगे सर इससे हम क्या सीखे? बेटा इससे तुम बहुत कुछ सीखे, मैं बता रहा हूँ। देखो जरा, तुमको ये समझ आया कि एक ही रेंज पाने के लिए मेरे पास 2 एंगल होंगे। अगर तुम्हें ना किसी भी ग्राफ में सिमेट्री भी समझ आती है, मैं यहाँ 45 डिग्री पे हूँ, अगर मैंने 45 से कुछ थीटा कम किया तो भी मुझे वही रेंज मिलेगी। 45 से कुछ ज्यादा किया, सेम एंगल, मान लो ये थीटा है और ये भी, मतलब थीटा मतलब 10 डिग्री सोच लो या कुछ सोच लो, और ये क्योंकि ये थीटा जनरल है, और ये मैं तुमको ऐसे अल्फा सोच लो चलो, और ये अल्फा, तो 45 से तुम अल्फा पीछे जाओ तो भी तुमको वही हाइट मिलेगी, यानी रेंज की वही वैल्यू मिलेगी। 45 से आगे जाओ तो भी वही वैल्यू मिलेगी। तो एक बच्चे के लिए इस ग्राफ से बहुत चीजें निकलेंगी, और एक बच्चा बोलेगा सर ने ग्राफ बनवा दिया, काम खत्म, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेटा अच्छा स्टूडेंट वही है जो ऑब्जर्व करता है, अच्छा स्टूडेंट वही है जो क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं तो तुम लोगों से बोल रहा हूँ, दीवार का सिलेक्शन थोड़ी ना होता है बेटा, आप लोग का सिलेक्शन होगा जो क्लास में इंटरेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन से आपने क्या क्या डेटा निकाल सकते हो। अच्छा सर, तो आप कह रहे हैं कि रेंज की वैल्यू 2 एंगल के लिए सेम आएगी, 45 डिग्री प्लस अल्फा के लिए और 45 डिग्री माइनस अल्फा के लिए रेंज की वैल्यू सेम आएगी। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? इसी चीज को एक बच्चा ऐसे भी कह सकता है कि सर अगर मैं अल्फा आगे जाऊं 0 से और 90 से अल्फा पीछे जाऊं, बेटा आप यहाँ पे हो तो भी आप रेंज वाइज 0 पे हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी रेंज वाइज 0 पे हो, यानी मैं अल्फा आगे जाऊं या 90 से अल्फा पीछे आऊं,
दोनों केस में फिर मुझे रेंज सेम मिलेगी। यानी इसी चीज को मैं ऐसी लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ कि जो बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के एंगल होते हैं ना, जैसे अल्फा और 90 माइनस अल्फा, बेटा थीटा आपका लॉन्चिंग एंगल था, याद रखना, जिस एंगल पे आपने लॉन्च किया था। तो यानी जब मैं रेंज को इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं तो मुझे सेम रेंज मिलती है। मेरी बात समझ गए बेटा? ये छोटी छोटी बातें आपको अलग करेंगी दूसरों से। अगर मैं अल्फा और 90 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा है कि मैं 30 डिग्री पे फेंकूंगा तो मुझे कुछ ऐसी रेंज मिलेगी। अगर वही चीज मैंने 90 माइनस 30 पे फेंकी यानी 60 डिग्री पे, तो बस मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, पर रेंज फिर भी सेम होगी। 30 डिग्री, 60 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझे? आराम से देख लो बेटा। आई टोल्ड यू कि अगर मैं एक एंगल लूं और एक 90 माइनस एंगल लूं तो दोनों एंगल पे मुझे सेम रेंज मिलेगी। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज एक दो क्वेश्चन आप कर लो और बिल्कुल खुद से निकालना, दुनिया से कोई मतलब नहीं। आपके दोस्त ने निकालनी है, डजेंट मैटर। और बेटा अच्छा ठीक है, क्या सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मैं इसको 37 डिग्री बनाता हूँ तो ये बेटा 3, ये 4 और ये 5 होता है, या 53 डिग्री देता हूँ लगभग। तो बेटा आप, आई होप आपको ये ट्रायंगल पता हो। अगर आपको ये ट्रायंगल पता है तो आप cos थीटा sin थीटा, मतलब cos 37 sin 37 cos 53 sin 53 tan 53 सब निकाल लोगे, ये पता होना चाहिए बेटा। अब आप ये क्वेश्चन करना, एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री एंगल पे हम थ्रो करते हैं। क्वेश्चन को समझना बेटा। ए पार्टिकल हैज बीन थ्रोन with a speed of 10 meter per second at an angle of 37 degree with horizontal, x के साथ हमारा इतने एंगल पे। आप घर पे ना सारी चीजें निकालना इस केस के लिए। पहली चीज आपकी आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी चीज आएगी आपकी रेंज, कितनी दूर जाके ये गिरेगा, कितना टाइम ये लेगा, सब निकालना बेटा। तीसरा चीज निकालना मैक्सिमम हाइट। और बेटा करना, वरना फॉर्मूले याद नहीं होंगे। जिनको फॉर्मूले पहले से भी पता है, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करे तो भूल जाएंगे। पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। पांचवा पॉइंट रहेगा बेटा वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया? ये आपका बेटा होमवर्क है, क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। अगर आप क्लास नोट्स बना रहे हो तो आप वैल्यू पुट करोगे ताकि आपको फॉर्मूले याद हो सके। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. अब मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ बेटा। अगर हम लोग कभी भी वेक्टर वाइज बढ़ते हैं ना, तो हमारा बहुत ही चीजें आसान रहती हैं। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने तुमसे बोला इतना, ये बेटा ये होमवर्क है, ये वाला होमवर्क नहीं है, ओनली दिस इज होमवर्क। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका इस तरह से, इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। आप अगर बुक्स में क्वेश्चन देखोगे जो आपको टफ लग रहा है, कई बार आपका मेथड अलग होता है, गलत होता है या लंबा होता है। अगर आपको मेथड सही पता है तो आंसर 2 लाइन में भी आ सकता है। आपसे पूछा गया है कि एक पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया जाता है, ये एच मैक्स है। बेटा ध्यान से सुनना। अगर मैंने एक पार्टिकल को फेंका है, आपको पूछा जा रहा है कि ये हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है। यहाँ बेटा हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट मतलब सोचो, मैं ये 2 बना रहा हूँ, दोनों आधे हैं, मतलब एच मैक्स बाई 2, ये भी एच मैक्स बाई 2 है और ये भी एच मैक्स बाई 2 है। आपको बोला है कि पॉइंट P और Q के बीच में फाइंड एवरेज वेलोसिटी। बिटवीन P एंड Q।
अब ये क्वेश्चन एक बच्चे के लिए क्या हो जाएगा कि सर हम जब कक्षा 9वीं में थे तो हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। आपको याद है ये बात बेटा? यही तो पढ़ा था बेटा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, कि पी से क्यू के लिए हमने कितना टाइम लिया होगा और हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब ये वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जो बच्चा ऐसे करेगा उसको 2 पन्ने लग जाएंगे, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर मुझे पता है कि एवरेज वेलोसिटी हमारी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो इस तरह से आती है u प्लस वी बाई। क्या आपको बात समझ आई? याद आया बेटा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाय 2। एक्सेलरेशन जब, और ये फॉर्मूला तब लगता था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। तो क्या आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला लग सकता है। अब एक बच्चा कैसे करेगा, उसने क्लास में पूरा ध्यान दिया, वो बोलेगा सर टेक्निकली आप देखेंगे तो मुझे इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी लेनी है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरे लिए क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, देखिए इस पॉइंट पे मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं बेटा, मान लो कि स्पीड y में 3j है और x में 2i है। तो जब मैं सेम हाइट पे हूँगा एच मैक्स बाई 2 पे, दूसरी बार ये एच मैक्स बाई 2 रहा और ये भी एच मैक्स बाई 2 रहा, तो मेरा x कंपोनेंट सेम रहेगा और मेरा y कंपोनेंट नीचे आ जाएगा -3j। क्या ये डायग्राम समझ पाए बेटा? अब मुझे बताओ, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं u प्लस वी बाई 2 कर दूंगा, तो तुमको नहीं लगता जब मैं इनको ऐड करूंगा तो j कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? देखो थ्योरी में क्या लिखा मैंने, u प्लस वी बाई 2। u क्या हुआ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे, और v इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ना। अगर मैं टाइम निकालने गया, मैंने कन्वेंशनल वे में किया, तो पहले मैं एच मैक्स बाई 2 का टाइम निकालूंगा। y बेटा एच मैक्स मुझे पता है, तो एच मैक्स बाई 2 मतलब मैं निकाल लूंगा। उसके बाद मैं एच मैक्स बाई इसका टाइम निकालूंगा कितना, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूंगा, फिर उन दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब मुझे ये मिलेगा। वेरी लेंथी क्वेश्चन। एक बच्चा जो जानता है कि एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 दी जाती है, वो बोलेगा सर अगर मैंने जोड़ रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी थी 3j प्लस 2i, फाइनल वेलोसिटी है -3j प्लस 2i। यानी सर मेरी x के कंपोनेंट हमेशा ऐड हो जाएंगे और y वाले हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 देगा और ये ऐड हो जाएगा। बाई 2 भी करना है बेटा। बेटा आपका आंसर कितना आ गया बताओ जरा, v एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 2i बाई 2। तो आपको x कंपोनेंट ही मिल गया ना। x कंपोनेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना रहता है बताओ, क्या x कंपोनेंट चेंज होता है बेटा? x कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता। तो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन था ही नहीं कुछ, आप ये नींद में कर सकते थे क्वेश्चन। बेटा आपने मेरी बात समझी? बेटा यही अंतर होता है, एक बच्चा इस क्वेश्चन को इतना लेंदी बना देगा ना कि सर ये वाली लेंथ निकालनी है पी क्यू, बड़ा दिमाग लग रहा है सर, पहले मैंने एक्स वो निकाला, ये वाला x2 निकाला, फिर मैंने फिर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन लगाई, x1 निकाला, सर फिर मैंने उन दोनों को माइनस किया तो मुझे पी क्यू मिला, सर फिर मैंने टाइम लगाया तो मुझे टाइम निकालना पड़ा, फिर मैंने डिवाइड किया, सर मेरे 2 पन्ने खर्च हो गए सर। और अगला बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट की एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 होता है, उसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, क्योंकि यहीं पे उसको पता है कि भाई u और v में x कंपोनेंट सेम है, और अगर सेम हाइट पे हैं, तभी मैंने तुम्हें बोला था चीजें आइडेंटिकल होती हैं, ऑब्जर्व करो, तो तुमको तुरंत पता लग जाता है अगर सेम हाइट पे हैं तो y कंपोनेंट एक दूसरे का उल्टा होगा। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, इसीलिए बेटा मैंने तुम्हें डायग्राम भी बनाया ये वाला, ताकि तुम समझ पाओ कि बेटा हमारा y कंपोनेंट कैंसिल हो गया। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे की जस्ट उल्टा होती। दिस इज आवर आंसर। बेटा समझ आया? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें?
बेटा बस मैं तुमसे चाहूंगा कि तुम चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। देखो बात ये रहती है ना कि टीचर तुमको ये लिखवा देता है कि रेंज का फॉर्मूला इतना है, कहाँ गया बेटा हमारा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला इतना है ऐसे। बट मैं सच बताऊं, मन ही मन टीचर की इच्छा होती है कि तुम इसको बिल्कुल एक इस फॉर्म में देखो कि एक बच्चा है जिसको उसी टर्म को रीअरेंज करना आता है। मतलब आपने जब ऐसे लिख रहे हो कि y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक बच्चे के मन में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने की भी तमन्ना होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ऐसा बच्चा ज्यादा टिकता है। अगर मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बनाऊं तो बेटा देखो बेटा, मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। आप जब इसको रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा कि हम चाहें तो इसको देखना बेटा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको आंसर सेम दिखेगा। मैंने कुछ नहीं, बस इधर एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम ले लो, फिर वाई को एक तरफ लेते हो और कुछ नहीं करो। टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखो और एलसीएम ले डालो, तब आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब बेटा जरा देखो, अब अगर मैं इसके बाकी पार्ट पे देखता हूँ तो थोड़ा इसको इधर लेके जाओ, आपको ये ऐसे दिखना चाहिए कि सर अगर मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ तो मुझे ये इस तरफ गया माइनस एक्स टेन थीटा प्लस वाई। अच्छा बेटा डरना नहीं, मैं आपको भी इसको सिंपल करके बता दे रहा हूँ, प्लस वाई जी एक्स स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर, ऐसे करके ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखना चाहिए। अब बेटा इसका मतलब क्या है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैं समझाता हूँ। लॉजिक या हेडिंग होनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने रीअरेंज करके क्यों ऐसे लिखा। या सपोज तुमने जब अच्छे से रीअरेंज किया तो तुमको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस, बेटा आप लोग को आवाज तो आ रही है ना? यस सर। हाँ बेटा मेरी बात सुनना, आप जैसे ही इसको इस फॉर्म में लिखोगे आपको एक बात समझ आ जाएगी कि सर आप बोलना क्या चाह रहे हो, हमें ये तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बेटा इसके कितने रूट होते हैं ये बताओ, इसके कितने सोल्यूशन होते हैं? दो सोल्यूशन होते हैं, x1 एंड x2। मैं सब बच्चों को मान के चल रहा हूँ कि उनको बेसिक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, और नहीं आता है तो पूछेंगे। याद है बेटा, x की दो वैल्यू आएगी, एक x1 प्लस वाली जब प्लस को लेते हो और एक x2 जब तुम माइनस को लेते हो, है ना? तो क्या तुमको ये बात समझ आई कि अगर मैं टेन थीटा में एक इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे ये मिलेगा a, ये मिलेगा b और ये मिलेगा c, है ना? यानी एक्स हो जाएगा बी, tan थीटा नहीं। हाँ हाँ सॉरी, नहीं बेटा मैं टेन थीटा में लिख रहा हूँ ना, आप मेरी बात समझो, मैं x को थीटा और टेन थीटा मान रहा हूँ ना। तो सिर्फ बी एक्स हो जाएगा ना। हाँ सॉरी 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 सॉरी, हाँ b बेटा आपका x हो जाएगा, मतलब ये वाला आ गया आपका b। तो अब जब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं बेटा मुझे पता है कि ऐसे देखने पे बड़ी मुश्किल लग रही है, तुम इसको ऐसे देखो, सर हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे एक्स और वाई की तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, और ये एक नंबर आएगा किसी भी वाई और एक्स पे, कुछ ऐसे 20 आ गया इक्वल टू 0। इसका क्या सिग्निफिकेंस है भाई? अगर मैं अपनी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को ऐसे घुमा के लिखता हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग कि बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन होते हैं, यानी थीटा की दो वैल्यू मिलेगी आपको, थीटा 1 और थीटा 2। अगर मैं आपको सेम वैल्यू ऑफ एक्स और वाई दूं, अब इसको मैं डायग्राम फॉर्म में समझाता हूं। यानी मैंने आपसे बोला कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसा है,
तो हो सकता है एक और प्रोजेक्टाइल ऐसा हो जो उसी जगह से गुजर रहा हो, सेम एक्स हो सेम वाई हो। क्या बेटा कुछ बच्चे मेरी बात समझ पाए? सिर्फ दो बेटा सिर्फ दो थीटा ऐसे होंगे, अगर हमारी वेलोसिटी सेम है तो सिर्फ दो थीटा ऐसे होंगे, थीटा 1 एंड थीटा 2, जिसके लिए हमारे कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। आई होप बेटा मेरा पॉइंट तुम्हें समझ आया। हर चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है। मैंने ऐसे लिख के तुम्हें ये समझाना चाहा कि अगर मैं टेन थीटा में इक्वेशन लिखूंगा तो आई विल गेट टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा आई होप तुम इतना समझते हो ना कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो आंसर आते हैं, एक्स की दो वैल्यू आती है ए बी सी के लिए, उसी तरह से टेन थीटा यानी थीटा की दो वैल्यू आएगी अगर मैं एक्स वाई को वेरी कराऊं, मतलब एक्स वाई दिए हूं आपको। अगर मैं आपको एक सिंगल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दे दूं कि बेटा ये कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स कॉमा वाई, तो उसका मतलब है मेरी दो वैल्यू रही होंगी थीटा की जिसपे मेरा आंसर सेम आएगा। क्या बेटा आप ये डायग्राम से समझ गए? बेटा बात समझे आप? आपको हर चीज को एनालिसिस करना होता है, ऐसा नहीं कि आप जाने दो, आप बोलो कि नहीं सर ने मुझे एक दिन पढ़ा दिया था कि एक्स कैसे निकालते हैं, वाई कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं, मेरा काम बन गया। बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको ऐसे सोचना होता है कि सर ने ये बताया फॉर गिवन वाई एंड एक्स देयर विल बी टू थीटा, थीटा 1 एंड थीटा 2। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, कई बार आपको फॉर्मूले सिंप्लीफाई करके एग्जाम में याद करना चाहिए। कभी भी जब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखते हो, आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका यही फॉर्मूला बेटा कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब मैं चाहूं तो जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके वाई और एक्स को मैं इस फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकता हूं, अगर मुझे रेंज की वैल्यू पता हो। क्योंकि बेटा एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को रीअरेंज करोगे रेंज के टर्म्स में तो आपका आंसर आ जाएगा। लिख लिया बेटा? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार एग्जाम में डायरेक्टली बोलता है कि रेंज इतनी दी गई है, एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई निकालो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको भी कमिट टू मेमोरी रखोगे। लिख लिया बेटा? बेटा क्या आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? Yes, यस sir. सर। अच्छा गुड बेटा। देखो आई होप अब तक आपने सारे पॉइंट नोट किए होंगे और हर एंगल से सोचा होगा, चाहे ये वाला एंगल हो। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ बेटा, जितनी बार तुम पढ़ोगे, या इवन मैं तुमको गारंटी देके दे रहा हूँ, जितनी बार तुम मुझसे प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे मैं सेम नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सारे एसेंस कवर करूंगा बट मेरा लेक्चर कभी सेम नहीं हो सकता। तुम हर बार कोई नई चीज सीखते हो, तुम हर बार कोई ना कोई नई तरीके से पढ़ते हो। तो रिवीजन की ताकत पहचानना। एक सिर्फ बेवकूफ बच्चा ऐसा होता है जिसको लगता है सिर्फ थ्योरी खत्म करनी है हमें आ जाएगा। आपको बार बार इन सब टॉपिक्स का रिवीजन करना है, अपनी भाषा में ये सब चीजों को लिखना है कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। चलो मैं अपनी लैंग्वेज में सोचता हूँ। अब चलो बेटा कुछ ऐसे सोचो, हमें ये वाला केस करना है। दिस केस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस आपको बिल्डिंग की हाइट दे रखी रहती है h, और आपसे बोला जाता है कि बिल्डिंग पे खड़े होकर आदमी एक ऐसे पार्टिकल फेंक रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी एंगल थीटा है, तो इस पार्टिकल का रेंज कितना होगा? अब आप ये बात समझते हो कि रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल में कितना दूर गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ गए बेटा? स्टार्ट करें क्वेश्चन। दिस केस बेटा, दिस केस चाहे कोई भी केस हो, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही रहेगा कि सर यूएक्स कितना आएगा। बेटा देखो यहीं पे तोड़ोगे, मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। अगर आपने यहाँ ओरिजिन माना, अगर आपका ओरिजिन यहाँ पे है, तो बेटा आप वहां पे भी अगर तोड़ोगे तो यूएक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा आएगी, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा आएगी, ए एक्स की वैल्यू बेटा ए एक्स की वैल्यू आपकी अभी भी हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वाई में वैल्यू उतनी ही रहेगी। लेकिन मान लो मैंने तुमसे पूछा टाइम निकालो, कितनी देर में पार्टिकल जमीन पे गिरा होगा। सपोज मैंने तुम्हें ये 100 मीटर दे दिया एग्जांपल के लिए, इनिशियल स्पीड आपको 40 मीटर पर सेकंड दे दी,
और ये एंगल आपको 37 डिग्री दे दिया, तो क्या आप तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो? आप करोगे क्या, बोलोगे सर मैं y को जब देखता हूँ, बेटा जानबूझ के लिखो, ये पॉइंट O मानो, मैक्सिमम हाइट को यहाँ पे ये वाली जो हाइट है सिमेट्री से सोचना, ये हाइट A है और इसको मैं B ले लेता हूँ, तो आपको जब y में मोशन दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, O से ये A में गया, O A और फिर ये लौट के ऐसे B तक आया, B, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट था। y के हिसाब से सोचो तो आंसर -h आएगा, क्योंकि y इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे बेटा, x में r -h, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी -h माइनस इनिशियल, यानी y में तो 0 था बेटा, देखो इनिशियल 0 है, फाइनल हमारा -h है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन y -h आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर, बट हम t को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल T, तो हमारा आंसर आ जाएगा u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह हो रहा है हमारा -g इंटू टी स्क्वायर। बेटा इस चीज को सॉल्व करके आपका टाइम आ जाएगा, निकाल लोगे क्वेश्चन में, बेटा आपको h क्वाड्रेटिक बन जाएगी, बेटा टाइम की 2 वैल्यू आएंगी, उसमें से जो पॉसिबल वैल्यू है वो ले लेना, नोट कर लिया बेटा। बेटा टेक्निकली मैं बताऊं, जब तुम सॉल्व करोगे ना, टाइम की 2 वैल्यू आएगी, t1 एंड t2, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ कि एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर मैं देखो ना, तुम अगर h की जगह जैसे मान लो 100 दिया है, तुम इसको पुट करते -100, आपको u sin थीटा पता होता, आप ऐसे पुट कर लेते पूरा, आपको एक क्वाड्रेटिक मिलती, आप उसको सॉल्व करते, टाइम में वो क्वाड्रेटिक होती, तो आपको 2 वैल्यू मिलती, t1 एंड t2। पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला टाइम। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मान लो ये प्रोजेक्टाइल पीछे आती तो सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी वो -t2 दे देगा तुम्हें, ये वाला -t2, कि इतने सेकंड पहले फिर ये उसी हाइट पे रहा होगा जिस हाइट पे अभी। क्या तुम मेरी बात समझ गए बेटा, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। मैथ्स को एग्जैक्टली फिजिकल कंडीशन नहीं पता चल रही होती है, मैथ्स हमेशा ऐसा सोचता है कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पहुंचाना है, 2 आंसर हो सकते हैं, मुझे इतना नीचे लेके आना है, ये भी तो हो सकता है कि तुम ऐसे आए हो। तो मैथ्स को नहीं पता ना कि हम टाइम में पीछे नहीं जा सकते, बच्चे ने बॉल कैसे फेंकी है, तो इसलिए आपको फिजिकली भी फील करना पड़ता है। ये आपका वो पॉजिटिव वाला टाइम आएगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, और ये आपका नेगेटिव वाला टाइम आएगा। नोट कर लिया बेटा। इस क्वेश्चन में बच्चों के साथ चीटिंग क्या करते हैं वो लोग, वो आपसे बोलते हैं मैक्सिमम हाइट निकालो फ्रॉम अर्थ। अब बच्चा तो अपनी मोह माया में है, उसको याद करने का ज्यादा मन है, तो वो एच मैक्स का फॉर्मूला लगा देता है। एच मैक्स के फॉर्मूला लगाने पे तुमको ये मिलेगा, ये वाला, ये वाली हाइट, ना कि जमीन से। तो एक्चुअल हाइट फ्रॉम द जमीन निकालोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ निकालोगे ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो आंसर आ जाएगा h प्लस एच मैक्स। क्या आपको ये लाइन समझ आई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अर्थ। नोट कर लिया बेटा। आपको बेटा कुछ चीजें तो बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए, जैसे ये वाला केस है ना, अगर आपने ये वाला केस सॉल्व कर लिया तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं आपको फ्यूचर के हिसाब से बता रहा हूँ, तुम इस वाले केस को डिट्टो याद कर लोगे कि सर इसको हमें याद कर लेना है। और लॉजिक है, क्योंकि बेटा ये बहुत जगह डायरेक्टली यूज होता है, तुम आगे चल के जितने चैप्टर पढ़ोगे ना, मेरी बात समझना, अगर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया है तो वो कुछ ऐसे जाएगा। इस वाले केस को ना बिल्कुल रट्टा मार देना हर चीज की, रेंज कितनी आती है, अगर ये आपको एच दिया हो तो। ये वाला केस कमिट टू मेमोरी कर लेना, क्योंकि ये केस का रिजल्ट आने वाले सारे चैप्टर्स में वो डायरेक्टली पूछेंगे। बेटा क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, इस समय थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ हम एंगल नापते हैं, अगर हमने बॉल को ऐसे फेंका है तो सिर्फ बॉल के पास एक्स कंपोनेंट है, इनिशियल वाई कंपोनेंट 0 है, देयर इज नो वाई कंपोनेंट, आपने सिर्फ एक्स में बॉल को फेंक दिया है। बेटा इस वाले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएगी, बताओ जरा, ये वाली कंडीशन आपको याद रख लेनी है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई माइनस एच,
यू वाई है ही नहीं, यानी माइनस हाफ ए वाई की जगह आप जी लिख लो, हाफ ए टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। बेटा टाइम की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 2h/g आ गई। याद रहेगा बेटा ये फॉर्मूला? रेंज की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? रेंज मतलब एक्स में कितना चल रहे हो, एक्स वाइज सोचो, रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम लोग ux इंटू टी पुट करते हैं तो बेटा अच्छे से याद रखना u इंटू दिस मच हो जाएगा 2h/g, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता नहीं है और टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल चुके हो। मैंने यही फॉर्मूला किया, sy इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। मुझे बस पता था कि ay की वैल्यू -g है और uy तो है ही नहीं, पार्टिकल सिर्फ x में लॉन्च्ड है। और ये वाले केस को बिल्कुल कमिट टू मेमोरी रख लेना। आप देखना आने वाले, चाहे तुम 12th के चैप्टर पढ़ोगे चाहे कहीं भी पढ़ोगे, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछेगा, चाहे फ्लूइड्स हो, कि वो डायरेक्टली तुम्हें ये पता होना चाहिए, तो आपका टाइम बचता है बेटा एग्जाम में। नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़े बेटा? यस ठीक है बेटा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, प्लीज आप इसे करिएगा। एक बॉल को हमने यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पे फेंका। क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ। ए बॉल इज थ्रोन विथ एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर मान लेते हैं, एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। अगर आपको दिया गया है कि रेंज इज गिवन and it is given as 16 meter, r equal to 16 meter, take g as 10। कैलकुलेशन किसकी करनी है? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर निकालो। ये बेटा होमवर्क है, आप चाहोगे तो हम लोग कर भी देंगे, लेकिन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर होमवर्क है, आप करना जरूर। बच्चे क्या करते हैं, जनरली सिर्फ जनरल वाला केस पढ़ के छोड़ देते हैं, और अगर थोड़ा भी एग्जाम में ट्विस्ट होता है तो वो कैलकुलेशन एरर कर देते हैं। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, आप प्लीज ध्यान देना बेटा। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, मैं एग्जांपल के साथ ही कराता हूं, इस पे लिखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एक बच्चे को हम लोग खड़ा करते हैं 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दिस इज वर्टिकल वॉल। अब ये क्या करता है, ये बॉल फेंकता है बच्चा, बच्चे की हाइट भी मान लेते हैं, चलो बच्चे की हाइट मान लेते हैं। अब बेटा प्लीज नोट करो साथ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1.05 मीटर, बच्चा है छोटा, इतना ही होगा, हाइट उसकी 1.05 मीटर है, और वो 45 डिग्री पे एक बॉल को फेंकता है 10√2 मीटर पर सेकेंड से, यानी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है बेटा। अब जरा सोचना क्वेश्चन में क्या बोला है, कि एक बॉल बच्चा फेंकता है, अब तुमको पता है कि बॉल जाके दीवार पे लगेगी, दैट इज ओके। यहां तक समझ आया क्वेश्चन में? यस सर ठीक है बेटा, तुमको बस ये बोला है कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। बेटा इलास्टिक कोलिजन में हमारी स्पीड का लॉस नहीं होता है, मतलब अगर वो v वेलोसिटी से जा रही थी तो वो v वेलोसिटी से ही वापस टकरा के आ जाएगी। इलास्टिक कोलिजन इज लाइक जादू, तुमने किसी चीज को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और वो 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ जाए, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। अभी बच्चों की तरह ये सोचो, जबकि इससे बड़ा मतलब होता है, इलास्टिक कोलिजन का टेक्निकल मतलब होता है नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। बट आप ऐसा सोचो, क्वेश्चन में बोला गया है, बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा आता है इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ कि आपको अभी कराना पड़ रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन बॉल रिबाउंड्स, बॉल रिबाउंड करेगी बेटा।
आपको क्या लगता है इसके बाद बॉल आपको कैसे जाती दिखेगी? कुछ ऐसे बेटा ऐसे ही होता है ना? अब बॉल फेंक के देखना दीवार पे, कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। आराम से सोचो बेटा, क्या ऐसा ही दिखता है? Yes, sir. आप ये बताओ कि वो कितनी दूरी पे दीवार से गिरेगी, ये क्वेश्चन। क्या बेटा आप इसको होमवर्क में करने की सोच सकते हो? मैं आपको हिंट दे चुका हूं। बॉल ना बेटा आज के बाद ऐसे सोचना कि जिस स्पीड से वो जा रही है उसी इलास्टिक कोलिजन इज लाइक कि जैसे वो गई है वैसे ही आ जाए। अगर वो v स्पीड से टकराई है तो v स्पीड से ही वो निकल जाएगी। क्या तुम x निकाल सकते हो? बाकी सब कुछ आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं छोड़ा है। आप बोलोगे तो मैं टेक्निक भी बता दूंगा आपको कैसे करना होता है। मैं बता दूं बेटा, हिंट दे दूं इस पे? बेटा मैं इस पे जानबूझ के हिंट देता हूं आपको ये समझाने के लिए। आप डेरिवेशन करोगे तो कितना लंबा जाएगा, आप डेरिवेशन करोगे तो कितना लंबा जाएगा, और एक बच्चा टीचर की बात सुनता है तो कितना अंतर रहता है, उसकी लाइफ कितनी आसान रहती है, जरा देखना। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बेटा मान लो एक ये वॉल नहीं, ये मिरर है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ये चीज वॉल मैंने बना दी ऐसे, मैं तुमको एक चीज की गारंटी दे रहा हूँ बेटा, मान लो तुमको ये दिख रहा होता ऐसे बॉल जाती अगर वॉल नहीं होती। बेटा ऐसा सोचो कि सर ने बोला है ओ ए बी, बस ए बी वाला पाथ यहाँ पे एग्जैक्टली मिरर इमेज बना दो। क्या तुम लोग को मेरी बात थोड़ी भी समझ आई? बी की जगह बी डैश इमेज बना दो। सपोज बेटा ये वाई एक्सिस कोई दीवार नहीं होती है, ये एक्स एक्सिस है। मैंने तुमको क्वेश्चन दिया है कि बच्चे ने बॉल फेंकी, उसके सामने एक दीवार थी, उस पे इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो जो ओ ए बी वाला पाथ बनना चाहिए था यहाँ पे उल्टा ए बी वाले पाथ की इमेज बना दो, वहां कहीं बी डैश मिलेगा कोने में। दिस एंड दिस शैल बी इमेज। तो हिंट के हिसाब से किसी बच्चे को मेरी बात समझ आई होगी, वो बोलेगा अच्छा सर तो आप कहना चाह रहे हैं जो ऐसे होता, अगर यहाँ ए बी लिखूं तो ये ए बी डैश बन जाता सर। हाँ बेटा मैं यही बोल रहा हूं कि तुम इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सेम मान सकते हो कि सर हमको दिया था एक बच्चे की हाइट दी है और एक बॉल को ऐसे फेंकने को बोला है। क्या तुम रेंज निकाल सकते हो? हाँ या ना बताओ, रेंज निकाल सकते हो ना? ये कर सकते हो तुम। तो जब तुम रेंज निकाल सकते हो तो अगर ये आपकी रेंज आती 4 प्लस एक्स, फीलिंग लेकर हो 4 प्लस एक्स, तो टेक्निकली आपके एक्स का आंसर क्या है? एक्स इज रेंज माइनस 4। एक लाइन का क्वेश्चन जो किसी दूसरे बच्चे के लिए कि सर मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये क्वेश्चन टफ है, 1 घंटे का है, आपके लिए क्वेश्चन एक लाइन का होता कि सर आंसर देख के टिक कर दिया मैंने, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला तो मैं निकाल ही लूंगा इस क्वेश्चन के लिए। आप मेरी बात समझ गए बेटा? ये वाली चीज और ये वाली चीज उसको आइडेंटिकल दिखती। अब वो इस चीज को यहाँ से रिमूव कर देता और क्वेश्चन को समझता कि ये वॉल हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन इज जस्ट लाइक कि ये ऐसे गया और आपसे पूछा गया एक्स कितना है, तो ये भी तो एक्स ही होगा। तो रेंज की वैल्यू जैसी तुमने निकाली यहां से यहां तक, और तुम्हें पता है कि क्वेश्चन में तुम्हें ये वाली वैल्यू 4 मीटर दे रखी है, तो ये कितना हुआ? x। तो जब रेंज तुम्हारा x + 4 है तो यू गॉट योर आंसर। बेटा मैं लेक्चर क्लोज करूं? आपको बात समझ आ गई?